गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को समझना बेहद ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि अकाउंट्स क्या होता है। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कि माइंड में, सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स हमारा ट्रांजेक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्ट एट वन प्लेस। इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डेड, एडेड और सब्ट्रैक्ट, इन सब का क्या है? लाइक नेचर। कहने का मतलब कि एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक जगह पर रिकॉर्ड करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हमारा क्या होता है? अकाउंट्स होता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि जैसे कि मान लो राम, हमने राम के लिए का अकाउंट ओपन किया, तो राम से रिलेटेड जो भी हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, चाहे सेल किया हो, परचेज किया हो, कोई पेमेंट किया हो या कोई पेमेंट रिसीव करी हो, वो सबको एक पर्टिकुलर जगह पे लिखा जाएगा। कौन सी जगह पे लिखा जाएगा? राम के अकाउंट में। तो अकाउंट समझ आया कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पर उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग। इस अकाउंट्स को मेंटेन करने की प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। हालांकि अकाउंटिंग की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। किसके लिए? कि हमें अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी प्रिपेयर करिए उनके रिजल्ट को कम्युनिकेट करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन का पार्ट है। हालांकि मैं भी आपको इतना समझाना चाहूंगा, अकाउंटिंग डेफिनेशन, अकाउंटेंसी की सभी डेफिनेशंस बाद में एक अलग टॉपिक क्लियर कराया जाएगा इस सब के लिए। तो अभी देखिए, अकाउंटिंग, अकाउंट क्या है? लाइक नेचर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वन प्लेस पर। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। ये क्या है? मेंटेनिंग अकाउंट, मतलब जो अकाउंट्स हैं इनको मेंटेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। इसके साथ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब इस अकाउंटिंग की स्टडी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो पहले तो तीन टर्म्स क्लियर होंगे मेरे हिसाब से। अकाउंट्स क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर हम उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की स्टडी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। मतलब जहां पे इसके रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि हमें अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, क्या करना है, तो इसकी स्टडी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। अब आइए मेन इंपोर्टेंट जो भी आपकी टर्म्स हैं। ये तो था बेसिक कि आपको करना क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप। अब देखिए, इस सब को करने के लिए, इस अकाउंटिंग को करने के लिए हम ये बेसिक टर्म्स समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस। सभी ने सोचा होगा कि बिजनेस, आप सभी जानते हैं बिजनेस क्या है। वो ये सभी एक दुकानदार भी बिजनेस कर रहा है और कोई कंपनी भी चला रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। कोई प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर रहा है तो वो भी एक बिजनेस है, पार्टनरशिप में भी काम कर रहा है तो वो भी बिजनेस है। लेकिन उस सबके पीछे एक इसकी फीचर्स क्या है, मेन पॉइंट क्या है? मोटिव ऑफ प्रॉफिट, कि उसका मोटिव क्या होगा? आपका प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस किसको बोलेंगे? एक ऐसी यूनिट जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, एक ऐसी एंटिटी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? मैं इससे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि ऑनर। ऑनर कौन है? जो बिजनेस को चलाते, प्रमोट करते हैं, रन करते हैं, जो मालिक है बिजनेस के। तो देखिए, जो ऑनर होता है वो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ उसमें इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट आपकी कैश हो सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, फिर दोनों। कहने का मतलब कैपिटल क्या है? जो भी अमाउंट बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस को चलाने के लिए, जो ऑनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग। तो मेरे हिसाब से कैपिटल सभी को क्लियर होगा। ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? कि जो ऑनर है अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब इस सब को, बोथ को, या फिर कैश में कर सकता है या गुड्स में, या तो कैश विड्रॉ कर सकता है या गुड्स, या फिर दोनों को ही। वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना, पर्सनल यूज के लिए अगर वो इन सबको विड्रॉ कर रहा है, कैश को या गुड्स को या दोनों को, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो कैपिटल ड्राइंग में डिफरेंस क्या है? दोनों ही ऑनर के लिए है
ऑनर अगर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। और ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश, गुड्स या कुछ भी वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसके बाद है आपका असेट्स। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है असेट्स। वैसे अगर आप किसी से भी पूछो कि असेट्स क्या है, तो सभी ये कहते हैं कि असेट्स के एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सभी हमारे क्या है, असेट्स हैं। तो ये तो असेट्स के एग्जांपल है। मैंने पूछा है कि असेट्स क्या है। असेट्स क्या है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो असेट्स क्या है, व्हाट वी ओन, कि हमारे पास जो भी है वो हमारी असेट्स है। हमारे पास, इसमें भी पॉइंट है कि हमारे पास होना चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मेनली ये 3 कंडीशंस होना जरूरी है। असेट्स के लिए अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो हमारी असेट्स होगी। क्या क्या कंडीशंस है? पहला वाला कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कि जो भी थिंग्स या वस्तु है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल मतलब वो हम उसको जैसा मन करे ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस वस्तु से हमें कोई भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। वो बेनिफिट जरूरी नहीं है कि हमें वो कैश नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उससे हमें फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा, पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स मतलब हमने उस थिंग्स को, उस वस्तु को एक्वायर करने के लिए हमने कुछ भी पास्ट एफर्ट्स, या तो कुछ पेमेंट करी होगी या उसके लिए कोई भी हमने वर्क किया होगा, कोई भी काम किया होगा हमने। तो देखिए तीनों कंडीशंस। मान लो फॉर एग्जांपल मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, तो जब आपने उसको परचेज किया तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सभी आपके नाम पर है, तो आप उसके होल्डर हो, तो आपका उस पर कंट्रोल होगा। पहली कंडीशन पूरी हुई। आप उस मशीनरी से, उस बिल्डिंग से फ्यूचर में कुछ भी प्रोडक्शंस करोगे या फिर कुछ भी उसे यूज में लोगे, तो उससे आपको फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। उसके बाद इस बिल्डिंग को, इस असेट्स को या इस मशीनरी को आपने जब भी परचेज किया होगा, एक्वायर किया होगा, तो आपने कुछ ना कुछ या तो पेमेंट करी होगी या उसके बदले कोई ना कोई थिंग्स, वस्तु रिटर्न में दी होगी, या उसके लिए कोई वर्क किया होगा आपने। तो पास्ट एफर्ट्स, जहां पर ये तीनों कंडीशंस पूरी है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो व्हाट वी ओ मतलब कि जो हमने उधार में ले रखा है या फिर जो हमें वापस करना है, हमने किसी से ले रखा है, वो हमारी नहीं है चीज, हाँ यूज करने के लिए हमने ले रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वो एक लैपटॉप अपना फ्रेंड का ले लिया, तो वो मेरी असेट्स नहीं है, हालांकि मैं उसे यूज कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो मेरे को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं वैसे कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी क्या है? फ्यूचर का कोई भी ऑब्लिगेशन जो मेरे को ऑब्लाइज करता है कि ये मेरे को रिटर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स। देखिए गुड्स, इन विच बिजनेस डील्स, मेन पॉइंट है इन विच बिजनेस डील्स, कहने का मतलब जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस वस्तु में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फर्नीचर का, कोई भी कंपनी है फर्नीचर सेल परचेज करती है, कोई भी आपकी पार्टनरशिप में हो, प्रॉपर्टी में हो, कुछ भी है, तो वो क्या काम करती है, फर्नीचर का सेल परचेज करती है। तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स पहले मैं क्लियर कर दूं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर सिंपली फर्नीचर में काम नहीं करता, उसने फर्नीचर खरीदा, तो वो गुड्स नहीं खरीदी उसने क्या किया है, असेट्स खरीदी है। असेट्स और गुड्स दोनों में डिफरेंस है। असेट्स जो हमने अपने लॉन्ग टर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए होल्ड किया हुआ है या खरीदा हुआ है, उसको हम असेट्स बोलते हैं। जैसे कि आप मशीनरी खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म्स के लिए खरीदते हो, तो आप उसे 1 साल में रीसेल थोड़ी करते हो। कहने का मतलब जो आपके रीसेल वगैरह के लिए आपने जो भी माल खरीदा उसको आप गुड्स कहते हो। अब देखिए गुड्स में हम तीनों टर्म्स यूज करते हैं। गुड्स में परचेज, अगर हमने गुड्स खरीदा तो हम उसे किससे दिखाएंगे, किस नाम से शो करेंगे, परचेज से। तो कहने का मतलब परचेज क्या है कि जिसमें भी हम डील कर रहे हैं, बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, उस गुड्स को, उस वस्तु को खरीदना हमारे लिए क्या होता है, परचेज होता है। ऐसे ही सेल, कि जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उस गुड्स को बेचना हमारे लिए क्या है, सेल। ऐसे ही स्टॉक, उस गुड्स को होल्ड करके रखा हमने, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। हम असेट्स का स्टॉक करके नहीं रखते हैं। मशीनरी का कौन स्टॉक करके रखता है भाई, जो मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, 1 2 3 मशीन जितनी यूजेबल, जितना काम होगा उतनी मशीनरी हम रखेंगे, लेकिन स्टॉक हम ज्यादा रखेंगे, बल्क में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई फर्नीचर का डीलर है, तो उसने अगर फर्नीचर खरीदा तो वो उसके लिए परचेज होगा, लेकिन उसने अपने ऑफिस
पर्पस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो वो उसके लिए असेट्स होगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? ऑफिस पर्पस अपने यूज के लिए कुछ भी फर्नीचर, उससे सोफा बेड वगैरह कुछ भी चाहिए था तो उसने जो खरीदा है वो उसके लिए क्या होगा? असेट्स होगा। लेकिन उसने फर्नीचर खरीदा रीसेल के लिए तो अब वो उसके लिए गुड्स है ना कि असेट्स है। तो ध्यान रखना इस बात को, गुड्स में और असेट्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू, एक्चुअल सेल प्रोसीड, रेकरिंग रेगुलर नेचर। कहने का मतलब क्या, देखिए एक्चुअल सेल प्रोसीड, रेवेन्यू हमने जो भी हमने सेल किया है, गुड्स है जिसमें भी हम काम कर रहे हैं उस चीज को हमने बेचा, बेचने से जो भी हमें प्रोसीड मिलेगा उसको हम बोलते हैं सेल। ये हमारी कौन सी नेचर का होगा? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रेगुलर नेचर का होगा, जो बार बार होने वाला है। ठीक है, मतलब आप जिस गुड्स में काम कर रहे हो आप उसको बार बार परचेज करोगे, सेल करोगे, उससे प्रॉफिट अर्न करोगे, तो ये आपका क्या होता है? रेवेन्यू। एक्चुअल सेल प्रोसीड आपका क्या है? रेवेन्यू है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब देखिए पहले मैं कॉस्ट को बता दूं, कॉस्ट सिंपली छोटा सा वर्ड है कि जिस किसी भी सामान को हमने जो खरीदा है उसके लिए जो पे किया हमने वो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट। अब आपसे मैं अगर बात करूं तो आपने कुछ स्टॉक खरीदा, मटेरियल परचेज किया और वो 10,000 रुपीज का आपने परचेज किया, आपने उसे सेल कर दिया 11,000 रुपीज में, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? जो भी आपने रेवेन्यू सेल किया, सेल प्रोसीड 11,000 एंड कॉस्ट जितने में आपने इसको परचेज किया है 10,000, तो आप जब सेल प्रोसीड में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है तो आएगा लॉस। इसमें से कोई भी एक टर्म्स आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस आएगा और आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या है हमारा? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब जो भी हम गुड्स या सर्विस दे रहे हैं या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में या सर्विस देने में जो भी हमारा कॉस्ट इनकर्ड हुई है, खर्चा हुआ है, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों की डिफरेंस से आपको क्लियर होगा कि ये है क्या। एक्सपेंडिचर क्या है? हमने या तो कैश दिया हो या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो या फिर हमने कोई लायबिलिटी इनकर करी हो, लायबिलिटी को बढ़ाया हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग। किसके पर्पस से? एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विस। कहने का मतलब हमने कोई भी कैश प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है या फिर हमने कोई लायबिलिटी क्रिएट करी है, कोई भी असेट्स या गुड्स या फिर सर्विस एक्वायर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। वैसे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है? ये हमारा नॉर्मली डे टू डे वर्किंग को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे कहते हैं, जिसके हमने सैलरी वेजेस वगैरह पे किया, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। कमीशन दिया, इंटरेस्ट वगैरह दिया, ये हमारे क्या है? खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, जैसे कि आपने असेट्स खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, ये आप सब ये क्या होंगे? आपके एक्सपेंडिचर होंगे। तो एक्सपेंडिचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायरिंग ऑफ फिक्स असेट्स, मतलब ये फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारे बेनिफिट को ओवर ए लॉन्ग पीरियड पर यील्ड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें, मतलब इनका जो बेनिफिट होता है वो हम आने वाले कई सालों तक रिसीव करते हैं। कहने का मतलब अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी खरीदी हुई है, तो आपने एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि मशीनरी खरीदी तो खर्चा किया, मतलब पैसे दिया आपने, कुछ भी अमाउंट दिया तो एक्सपेंडिचर हुआ आपका। लेकिन ये एक्सपेंडिचर आपने किसके लिए किया है? फिक्स असेट्स, असेट्स है आपकी, लेकिन कौन सी है? फिक्स असेट्स, जो मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म्स के लिए आप असेट्स खरीदते हो उसको आप बोलते हो फिक्स असेट्स। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जो भी है बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपने गुड्स खरीदी है, सर्विस खरीदी है, तो आप उनको रीसेल के पर्पस से खरीदते हो, तो इस सब के लिए आप इनका फुल बेनिफिट, आप कोई भी माल खरीदो तो आप ये करोगे कि ये विद इन 1 ईयर ही आपका कैश या कैश टू कन्वर्ट हो जाए, कि आप इसको रीसेल कर दो, तो जिनका फुल बेनिफिट रिसीव हो जाए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो भी आपका 1 अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो भी अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो वो आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग टर्म्स के लिए फिक्स असेट्स पर जो एक्सपेंडिचर क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू आप अच्छी तरीके से जानते हो, एक्चुअल सेल प्रोसीड्स इज योर रेवेन्यू। एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, कि आपने गुड्स और सर्विस के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड करी है प्रोड्यूस करने में, सेल करने में, वो आपका क्या है? एक्सपेंस।
अगर आप अपने रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी, इनकम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटर्स। डेटर्स क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कहने का मतलब अगर आपने कोई भी गुड्स सेल किया है, सेल, ये वाला पॉइंट, गुड्स आपने सेल किया है और वो भी कौन सा सेल किया आपने, क्रेडिट में, उधार में, तो ये क्या होगा आपका डेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपने राम को उधार में माल बेचा है तो इस केस में राम आपका क्या होगा, डेटर होगा, देनदार होगा, क्योंकि आपने उसको माल बेच दिया, सेल कर दिया, वो आपको क्या देगा, कैश या पैसे जो भी अमाउंट देगा। कहने के मतलब क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर। कस्टमर को ही हम डेटर बोलते हैं, जो हमसे माल परचेज करता है, खरीदता है। हमने उसको माल बेचा है, सेल किया है हमने, तो उससे हम क्या लेंगे, पैसे लेंगे, तो डेटर वो फ्यूचर में हमारा देनदार होगा। ठीक है, वैसे भी हमारा असेट्स है। असेट्स के लिए वही 3 कंडीशंस देख लीजिए, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पास्ट एफर्ट्स। हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है, ये मैं आपको जो जर्नल का टॉपिक समझाऊंगा तब क्लियर करूंगा कि हमारा ये डेटर्स वगैरह, ये अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो सिंपली डेटर्स हमारा जो भी आपने क्रेडिट में सेल किया है उससे आपका क्या बनता है, डेटर बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कस्टमर। ऐसे क्रेडिटर, अगर आपने जैसे क्रेडिट में सेल किया, ऐसे अगर आपने क्रेडिट में आपने उधार में माल खरीदा तो अब वो पर्सन आपका क्या है, क्रेडिटर, लेनदार। देखिए एग्जांपल के लिए आपने राम से उधार में माल खरीदा, आपने खरीदा मतलब बिजनेस ने राम से उधार में माल खरीदा, तो बिजनेस को राम को फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। तो राम क्या है इस केस में, क्रेडिटर, सप्लायर। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर, कि जो हमको गुड्स सप्लाई करते हैं। मैं अपने आप को एक बिजनेस, अपने आप को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप बिजनेस हो, आपने अगर किसी से माल खरीदा तो आपको उसके बदले पेमेंट देनी पड़ेगी फ्यूचर में। जिससे भी खरीदा वो आपका इस केस में क्या है, क्रेडिटर। और ऐसे ही अगर आपने किसी को माल बेचा है, वो फ्यूचर में आपको पैसे देगा, तो वो क्या है, आपका डेटर। जिससे सिंपल वे में जिससे आपको पैसे मिलने हैं वो आपका डेटर है, जिसको आपको पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं, वो आपका क्या है, क्रेडिटर है। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। फॉर एग्जांपल आपने खर्चा कर दिया लेकिन आपने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी। जैसे कि मान लो आपने किसी को अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है, सैलरी देते हो आप उसकी मंथली, आपने उसको हर महीने सैलरी दी है। अब पूरा एक अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, तो आपने उसको 11 महीने की सैलरी तो दे दी। जब आपका ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, आपने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, तो उस केस में आपने देखा कि आपने उसको 12 महीने में से 11 महीने की सैलरी पे कर दिया। तो 1 महीने की सैलरी क्या है, इनकर्ड तो हो चुकी है, खर्चा तो हो चुका है क्योंकि वो मंथ निकल गया, लेकिन अभी तक उसको आपने पे नहीं किया, तो वो आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो खर्चा इनकर्ड हो चुका बट आपने पे नहीं किया। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, इसका अपोजिट, आपने एडवांस में पे कर दिया। कोई भी खर्चा अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो वो क्या होगा, आपका प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अकॉर्ड इनकम, जो इनकम आपने अर्न कर ली बट आपको मिली नहीं है। कहने का मतलब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स में, डिवेंचर्स में करी हुई है, फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स में करी हुई है, कि आपने डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, डिवेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब आपका ईयर एंड हो गया 31 मार्च और आपको वो इंटरेस्ट मिलना है 30 जून को मिलना है, तो अब 31 मार्च तक का आपका जो भी इंटरेस्ट है वो इनकर्ड तो हो चुका है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। कहने का मतलब जो इनकम आपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना है, आपका अर्न तो हो चुका है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो उसको आप बोलोगे एक्रूड इनकम। इनकम कमा ली गई है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। बैड डेट, ये डेटर्स का पॉइंट है। देखिए डेटर्स आपने उधार में सेल किया, डेटर हो गया, लेकिन उसमें से जब आपको पैसे आने थे तो पैसे नहीं आए, वो आपका क्या हो जाएगा, बैड डेट, डूबत ऋण, कि आपका पैसा डूब गया। फॉर एग्जांपल आपने राम को 10,000 का माल बेचा, उसमें से राम ने 8,000 रुपीज आपको, 10,000 का आपने सेल किया, 8,000 रुपीज आपको दे दिए, 2,000 के लिए उसके पास पैसे नहीं थे या उसने पैसे नहीं दिए, आपके पैसे डूब गए, तो 2,000 रुपीज आपके लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया। कहने का विच अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो अमाउंट आपको डेटर से नहीं मिल रहा और वो आपको राइट ऑफ करना है, वो मिलेगा नहीं, तो वो आपका क्या हो गया, बैड डेट। इसके बाद बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड का क्या मतलब है,
कि जब आपका बैड डेब्ट आपने राइट ऑफ कर दिया, पहले आपने बैड डेब्ट उसको शो कर दिया, आपने उसको अपना बैड डेब्ट मतलब खर्चा हो गया आपका, लॉस हो गया आपका, आपने उसको डेबिट कर दिया होगा। अब वो बैड डेब्ट जब आपका हो चुका है, कुछ दिन बाद मान लो राम के पास 2000 रुपये बच गए जो उसने देने से मना कर दिया, कुछ दिन बाद उसके पास पैसे आ गए और उसने आपका पैसा वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड, कि आपका जो पैसा पहले डूब चुका था, मर चुका था, वो आपको मिल गया। तो ये आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी, बैड डेब्ट रिकवर्ड। देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपली आप कोई भी असेट्स यूज करते हो तो उस असेट्स को यूज करने से टाइम के अकॉर्डिंग या उसके कुछ भी कमी आ जाती है, उसमें कोई भी उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लगातार कम होती रहती है, तो वो सब आपके लिए एक तरीके से खर्चा है। तो ऐसे डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आने को ही आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। देखिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर, उसके यूज करने से या फिर पासेस ऑफ टाइम की, उसको टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसको आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। और ये हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है। टर्नओवर, टोटल सेल को, जो भी आपने टोटल सेल किया है एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको आप क्या बोलते हो, टर्नओवर बोलते हो। कहने वाला टोटल सेल जो भी आपने 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट है, 31 मार्च ईयर एंड होगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आपने सेल किया है उसको आप क्या बोलते हो, टर्नओवर बोलते हो। तो मेरे हिसाब से अब ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट में कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर मेरे को कमेंट करके इसका आप जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, और मैं इसका आपको प्रॉपर्ली, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। थैंक यू। ओके।